बीसीसी नॉलेज हब चैनल। आई डॉक्टर एम के अंसारी फिर से हाजिर हैं एक स्पेशल लेक्चर के साथ। ये लेक्चर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, जो कि अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। कल ही इसकी मीटिंग हुई है और इसमें बहुत से पॉइंट्स को पुट अप किया गया है, जिससे हमारे एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी बेस मिलेगा, अच्छा होगा, वो इम्प्रूव होगा। और क्या क्या बातें आई हैं उसमें और क्या क्या नई चीज़ हुई हैं, वही हम लोग थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। और वहाँ कहाँ पे आप किस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये लेक्चर उसी के बारे में आपको बताएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इस लेक्चर में मिलेगी वो ये मिलेगी कि जो एजुकेशन पॉलिसी है इसका फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में वो बना है। इसका बेसिक फॉर्म जो है वो है 5+3+3+4 के फॉर्म का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब ये 5 3 3 4 है क्या? आपको याद होगा कि हम लोग जब भी बात करते थे 10+2 की बात करते थे। कभी भी आपको 1 से लेके 9 तक आपने जो पढ़ा है उसकी कोई बात ही नहीं होती थी, वो कभी मतलब जिक्र भी नहीं होता था। तो ये एजुकेशन पॉलिसी में ये देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है कि आप प्री प्राइमरी से, मतलब जब से बच्चे ने एडमिशन लिया है तब से लेके 9th क्लास तक कितना पढ़ा है और उसका आउटपुट क्या है, वो देखने की इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोशिश की गई है। इसीलिए इस एजुकेशन पॉलिसी को 5+3+3+4 के फॉर्म में बांटा गया है। इसमें आप देखेंगे जो 5 ईयर का पहला है उसको फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है, तीसरा मिडिल है, चौथा सेकेंडरी स्टेज है। अब जैसे ही आप सेकेंडरी स्टेज क्वालिफाई क्रॉस करते हैं तो आप हायर एजुकेशनल स्टेज में पहुंच जाते हैं, जो कि अनलिमिटेड है, वो इसीलिए उसको कोई टाइम बाउंड में नहीं रखा गया है। तो हम एक एक स्टेज के बारे में डिटेल में जानेंगे कि हर एक स्टेज में क्या है। पहला स्टेज जो प्री प्राइमरी कहलाएगा, जो कि आता है आपका फाउंडेशन स्टेज में। ये आप इस देखिए, अभी फाउंडेशन स्टेज में हमने आपको बताया कि ये 5 ईयर का है। इस 5 ईयर में आपका पहला 3 साल जो है वो प्री प्राइमरी में जाएगा और बाकी का 2 साल वो क्लास 1 और क्लास 2 में जाएगा। अब ये तो हो गया आपका सिस्टम की कैसे साल को डिवाइड कर दिया, बट इसमें ऐसा नया क्या है कि जिससे बच्चों को सीखने को मिलेगा। इस करिकुलम में क्या होगा कि एजुकेशन जो होगा प्ले सिस्टम की तरह होगा, बाल वाटिका होगा। बाल वाटिका का मतलब कि जैसे हम लोग घर में स्कूलिंग करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे ट्रेन किया जाए, वो होगा। टीचर को ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। देखिए, बड़ों को पढ़ाना बहुत आसान है, बट बच्चों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसको ECCF कहते हैं। ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, बच्चों को ट्रीट करने के लिए एक अलग टाइप का ही कोर्स होता है। और ज्यादातर कोशिश ये की जाएगी कि बच्चों को उनके मदर टंग तक अप टू क्लास 5 तक पढ़ाया जाए, या ये भी कोशिश है कि ये 8 क्लास तक भी कर सकते हैं, और कहीं कहीं पे ये कोशिश की जाएगी कि अप टू 12 क्लास तक भी किया जाए, बट ये ऑप्शनल है। बट कोशिश यही है कि क्लास 5 तक तो बच्चों को उनके मदर टंग या उनके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। अब आप देखिए यहाँ पे बात समझिए, ये जो हमारा क्लास 1-2 होता है, इसमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बच्चे खुद पढ़ना नहीं चाहते, वो इतने समझदार नहीं होते, वो अपने कैरियर ओरिएंटेड नहीं होते हैं, तो उनको पढ़ाने की जो टेक्निक है वो ज्यादातर जाएगी। इसलिए टीचर ट्रेनिंग में ज्यादा एम्फेसिस दी जा रही है। इसमें पहले भी होगा मेरे ख्याल से, इस समय ज्यादा उनको कसरत से उनको कहा जाएगा कि आप उसको अप्लाई करिए। अब हम अगर दूसरे स्टेज में चलते हैं, जो कि हमारा होता है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें हमारा स्कूली एजुकेशन होगा कहाँ से कहाँ तक के लिए, 8 से 11 साल के लोगों के लिए। और इसमें किस क्लास के बच्चे आएंगे? इसमें हमारे 3 से 5 क्लास के बच्चे आएंगे। इसकी खासियत क्या होगी? इसकी खासियत क्या होगी? मेनली इसकी खासियत होगी, इसमें जो मतलब जो लर्निंग होगी वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। अब एक्सपीरियंशियल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हम सीखेंगे वो हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से देखेंगे। ऑब्जर्वेशन होगा हमारा कि ऑब्जर्व क्या किया हमने, और एक्सपीरियंस क्या मिला हमारा। तो इससे स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया क्लास में, उनका एक्सपीरियंस क्या है। और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कहाँ हो सकती है, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी, कहीं पे भी हो सकती है। एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक का ऐसा है कि हम लोग को पढ़ा दिया जाता है, उसको डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं वो बहुत ही कम बताया जाता है। तो इस एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन पॉलिसी में ये ध्यान दिया जा रहा है कि इसमें आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से सीखें शुरुआती दौर से, ताकि आपको बाद में पढ़ के ज्यादा दिक्कत ना हो। और इसमें एक चीज और देखी जा रही है। अब राइट टू एजुकेशन के हिसाब से ये देखा जा रहा है कि एजुकेशन अप टू 12 क्लास तक कंपलसरी करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी था, बट अब थोड़ा ज्यादा इंफेसिस इसमें दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारा जो कि मिडिल स्टेज है, जो कि आपका
आपने प्री प्राइमरी से 5 क्लास तक पढ़ा, मतलब प्री से 5 क्लास तक पढ़ा, फिर 9 से 12 तक। तो इन दोनों के बीच में जो फेज आ रहा है उसको हम मिडिल एज फेज कह रहे हैं, जो कि 11 से 14 साल के बच्चों के लिए होता है। ये एज डिफर भी कर सकती है, ये एक एवरेज एज है। इसमें हमारी जो क्लासेस होंगे वो 6 से 8 तक के बच्चे होंगे। अब इसकी खासियत क्या होगी, इसमें ये देखने को दिया जाएगा कि इनकी स्किल को डेवलप किया जाएगा। मतलब अगर हम लोग कहते हैं ना कि ये बच्चा, अरे ये बच्चा टॉय से खेल रहा है तो इसको हम ये बना देते हैं, हम इसको इंजीनियर डॉक्टर ये बना देते हैं, बट इसमें ये कोशिश की जाएगी कि उनको शुरुआत से ही ये जो आपका है ये वाला वोकेशनल कोर्सेज है। वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं आप यहाँ पे समझिए, ये आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कोई भी, जैसे आपने ITI का सुना होगा, ITI जब होता है तो ये ITI का फॉर्मेट ये पहले ही 6 to 8 ग्रेड में ला के रख रहे हैं, ताकि शुरुआत से ही आप चीज़ों को करना सीखें। मैकेनिक हो गए या कारपेंट्री हो गई या कोई भी और प्लम्बर, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा, ताकि आपका सेल्फ असेसमेंट भी हो सके और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो। इसके लिए जो हमारे मिनिस्टर हैं वो कमेटी भी बनाएंगे, जिसका नाम होगा नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात ये देखी जा रही है कि सब बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आजकल आपने सुना होगा, बहुत से वर्ड सुने होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब सारे बहुत भारी भारी वर्ड्स होते हैं। इसमें आपने क्लाउड कोडिंग पढ़ा होगा, ये सब बहुत बड़े बड़े वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं, बट एग्जैक्टली इनका जो बेस होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है। अगर कोई लैंग्वेज आप सीखते हैं, लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे वो आपकी हिंदी इंग्लिश से नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात हो रही है, जिसमें आप सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो बेसिक थी, फिर आपने सी आ गई, C++ हो गई, जावा हो गया। तो किसी एक कोडिंग को सिखाने की कोशिश की जाएगी 6 से आगे तक के लिए, और ये कंपलसरी की जाएगी। हाँ, थोड़ी दिक्कत आएगी। देखिए अभी आप ये समझ लीजिए, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आपके प्राइवेट कॉलेजेस में या प्राइवेट स्कूल में आपको मिल जाएगा। इसको हमें इंप्लीमेंट करना है ऑल ओवर इंडिया, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में इंप्लीमेंट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके सारे एजुकेशन सिस्टम ही पूरा रिफॉर्म हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छा इंडिया उभर के सामने आएगा। जो हमारी लास्ट स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज है, अप टू 12। इसके बाद तो हमारे पास, हम समुंदर में चले जाते हैं। आफ्टर 12 12वीं पास समुंदर रहता है, उसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत से कंफ्यूजन्स रहते हैं उसमें हम कभी और बात करेंगे। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में अब जब आप जैसे सेकेंडरी स्टेज में पहुंचते हैं तो आपके पास 2 फेज होता है। आपको 9th और 10th करना होता है, जो कि आपका 2 साल का है। फिर उसके बाद 2 ईयर के बाद आपका 11th और 12th है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या चीज़ें दी गई हैं जो इस एजुकेशन पॉलिसी में है। इसमें आपको ये दिया गया है कि आप 10th में गए, एग्ज़ाम दिया, आपको मज़ा नहीं आया, या किसी कारणवश किसी भी वजह से आप फेल हो गए या कुछ हो गए, तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं, फिर आप उसको री एंट्री कर सकते हैं। बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ आएगी। पहले आपने सुना होगा कि लोग फिजिक्स ले लिए, मैथ्स ले लिए, बायोलॉजी ले लिए, इसके साथ साथ वो कॉमर्स का भी कोर्स अब ले सकते हैं, आप इवन म्यूजिक ले सकते हैं, आर्ट्स के कोई भी कोर्सेज ले सकते हैं। बट फर्क ये होगा कि ये आपके मेजर कोर्सेज में आएगा और जो आपके सेकेंडरी कोर्सेज होंगे उनको माइनर कोर्सेज में डाल दिया जाएगा। बट आप पढ़ते पढ़ते अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। और इसमें एग्जाम पैटर्न को भी चेंज किया गया है। अभी तक तो यही सुनने में आया कि पैटर्न चेंज किया गया, और इस चेंज के हिसाब से 2 सेमेस्टर्स का एग्जाम हो जाएगा, मतलब हर एक साल में 2 बार आपके एग्जाम होंगे। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो आपको 8 एग्जाम देने पड़ेंगे, 8। अब जब आपका एवोल्यूशन होना है तो आपको एवोल्यूट कौन कौन कर सकते हैं, मतलब आपके बारे में बता कौन सकता है। पहले क्या होता था, सिर्फ टीचर बताते थे, आप अपना भी एवोल्यूशन खुद से कर सकते हैं। पहले आपको बताया जाता था टीचर से बता रहा है, आप अपने आप को भी आकलन कर सकते हैं, नहीं मैं अच्छा हूँ, मुझे गलत दिया गया है। इवन आपके दोस्त, आपके सहपाठी भी आपको एवोल्यूएट कर सकते हैं, आपके बारे में बता सकते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। अभी आपने 12th पास कर लिया, यहाँ तक कि आपको पॉलिसी समझ में आ गई। अब जैसे ही आप 12th पास करते हैं तो क्या होता है कि आप एक समुद्र में चले जाते हैं। उसमें अब आपने 12th पास कर लिया, अब आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या करें, इंजीनियरिंग करें कि आप मेडिकल करें, क्या करें। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई है वो हम देखेंगे आपको। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि आप कितना ज़्यादा डीप नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो आप डीप नॉलेज की बात आती है यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, एकेडमिक बैंक्स टू स्टोर क्रेडिट। अभी क्या है कि आपने कहीं से पढ़ाई की, आप क्या होता है कि आप फेल हो जाते हैं या इवन पास भी हो जाते हैं और आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको डिग्री नहीं मिलती है। बट आपने जितना पढ़ा है, इस पॉलिसी के हिसाब से आपने जितना भी पढ़ा है वो क्रेडिट आपका एक आपके एकेडमिक बैंक में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये क्रेडिट ट्रांसफ़र है। क्रेडिट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने एक कोर्स में एडमिशन लिया, तो पहले साल ही आपने किया नहीं, हमको मज़ा नहीं आ रहा है, हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो अगर आपने साल भर सिर्फ उसको किया है तो आपको सर्टिफिकेट उसका मिल जाएगा। अब आपने थोड़ा चलो एक साल और पढ़ लेते हैं, तो 2 साल आपने कंप्लीट किया तो उसका डिप्लोमा मिल जाएगा। इवन आपने अगर कोर्स कंप्लीट कर दिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। बट इस पहले क्या होता था कि आपने एडमिशन लिया और आपका मन नहीं किया तो वो साल पूरा आपका बर्बाद हो जाता था। तो थैंक टू दिस पॉलिसी आपका साल बर्बाद नहीं होगा। अब मान लिए अब आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लिया। अब ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे ये किया गया है कि जो ग्रेजुएट हैं इनको 3+1 का फॉर्म दिया गया है। यहाँ 3+1 क्या है ये समझिए। अगर आपने डिग्री ले ली तो आपको डिग्री मिल गई और आपने एग्जिट करके आप चले गए, आपने जॉब कर लिया, जो करना हो कर लिया। ये एक साल अगर आप और पढ़ते हैं तो ये रिसर्च ओरिएंटेड होगा और इसके बाद डायरेक्टली आप रिसर्च में जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एमफिल कोर्स को डिसकनेक्ट कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया, आपने 3 साल डिग्री भी ले ली और 1 साल का रिसर्च भी कर लिया, तो इससे आप कहीं पे भी जा सकते हैं और जॉब तो आप कर ही सकते हैं विथ 3 इयर्स। पहले क्या होता था, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपको रिसर्च करना है तो एमफिल करिए या फिर क्वालिफिकेशन आपकी इतनी हायर होनी चाहिए कि आप एडमिशन ले सकें। तो ये थोड़ा पॉलिसी का प्लस पॉइंट है यहाँ पे। और क्या क्या है, अब यहाँ पे जैसे हमने आपको उसमें बताया कि आप स्ट्रीम जंप कर सकते हैं, आप आर्ट्स म्यूजिक ले सकते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ है। आप बीटेक करते करते इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, मेडिकल करते करते आप आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी है। एनी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए अभी यहाँ पे एक चीज़ और की गई है कि एक एनटीए फॉर्म किया गया है। एनटीए का मतलब यहाँ पे एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर्म की गई जिसमें टफेस्ट एग्जाम्स होंगे और ये एग्ज़ाम एक कॉमन प्लेटफॉर्म में होगा। पहले क्या होता था कि बहुत से प्लेटफॉर्म होते थे, आपको बहुत से एग्जाम देने पड़ते थे, बट इन्होंने अभी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म में करने की बात की है। होपफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि फ़ी कैप भी करेंगे, पूरे इंडिया में एक ही फ़ी स्ट्रक्चर होगा, कोई भी मनमानी तरीके से फीस नहीं ले सकता है। और सेंट्रल स्टेट डीम एट सभी के सभी एक वन प्लेटफॉर्म में आएंगे, ऐसा बोला गया है। अगर ये आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा रिसर्च फंडिंग में। हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रिसर्च की फंडिंग के लिए आपको बहुत दिक्कत होती है। मान ली आपके अंडर में कोई पीएचडी बंदा है या कोई मास्टर्स ही है जो एमएससी या एमटेक कर रहा है, तो किसी भी काम करने के लिए फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो इन्होंने फंडिंग के लिए एक नेशनल रिसर्च फंड ऑर्गेनाइजेशन ही बना दिया है जो कि इसको पूरे फंडिंग को देखेगा, जिसको NRF बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये एवोल्यूएट करेगा। इन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, नेशनल रिसर्च फंडिंग। ये देखेगा और किसको किसको फंडिंग करनी है, कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, ये सारा करेगा। ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि फंडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है रिसर्च करने के लिए या एजुकेशन में। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। यहाँ से आपको पता चलता है कि ये पॉलिसी अच्छी भी है और बहुत कारगर भी साबित होगी अगर ये कायदे से इम्प्लीमेंट हो जाती है ऑल ओवर इंडिया में। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी इंडिया में हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो सारी फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं, बट सारी दिक्कत आती है हमारी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन की भी सुविधा नहीं है। पर अभी आप देख रहे हैं कि जो कोरोना क्राइसिस में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज ऐसा कर पा रहे हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेज हमारे अभी भी शट डाउन है, वो नहीं चल रहे हैं। तो ये सारी पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी हैं, बस हम लोग को ये दुआ करनी है कि सारी की सारी पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए और इम्प्लीमेंट होने के बाद जो स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट मिलेगा, इट विल बी वेरी गुड, वेरी ट्रेमेंडस, बहुत ही अच्छा होगा। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिसर्च फंडिंग का एक नया प्लेटफॉर्म बन गया जो कि सारे रिसर्च को देखेगा, तो रिसर्च में बहुत ही मदद मिलने वाली है और होपफुली हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। थैंक यू।